नमस्कार, मैं रोहित झा। काउंसिल हाउस में सेफ्टी बिल पेश होने से 2 दिन पहले 6 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त काउंसिल हाउस के असेंबली हॉल गए थे ताकि ये जायज़ा लिया जा सके कि पब्लिक गैलरी किस तरफ है और किस जगह से वहाँ बम फेंके जाएंगे। 8 अप्रैल को सदन की कार्यवाही शुरू होने से कुछ मिनट पहले 11 बजे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए हुए काउंसिल हाउस में दाखिल हो चुके थे। उस समय उन्होंने खाकी रंग की कमीज और हाफ पैंट पहन रखी थी। भगत सिंह ने एक विदेशी फेल्ट हैट लगाई हुई थी जिसे लाहौर की एक दुकान से खरीदा गया था। भगत सिंह ने बम फेंकते समय इस बात का ध्यान रखा कि वो उसे कुर्सी पर बैठे हुए सदस्यों से थोड़ी दूर पर फर्श पर लुढ़काए ताकि कोई भी सदस्य उसकी चपेट में ना आ पाए। बम गिरते ही असेंबली हॉल अंधकार में डूब गया। दर्शक दीर्घा में अफरा तफरी मच गई। बम फटते ही उसमें से जोर की आवाज आई, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा बोगस इतिहास है, मगर ये घटना असेंबली में बम फेंकते वक्त घटित हुई थी। इसकी पुष्टि खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रचलित प्रोफेसर, इंस्टा रील राजनीतिक विशेषज्ञ और इतिहासकार जय श्री रामचंद्र गुहा ने की है। मुझे पता है कि आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। इससे पहले कि आप इस दावे का सोर्स मांगने लगे, मैं हड़बड़ाहट में आपको दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का विधानसभा के अंदर दिया गया ये भाषण सुना दूंगा, जिसमें रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जब उन्होंने बहरीन कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। यही सारी बेईमानी है कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी के तेजस्विनी मुख्यमंत्री से सोर्स नहीं मांगते हैं, मगर लिट्टी चोखा के एक मामूली पत्रकार ने यह बता दिया कि भगत सिंह के बम फेंकते ही चहु ओर मोदी के जयकारे लगने लगे तो आप मानने से इनकार करने लगे। कमाल की बात है। आपको अगर भगत सिंह से जुड़ा सही इतिहास ही जानना है तो मैं यहाँ एक दूसरी घटना का जिक्र करना चाहूँगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली विधानसभा के अंदर 1929 में बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। भगत सिंह को लाहौर जेल में कैद रखा गया था। नेहरू ने अपनी आत्मकथा टूवर्ड फ्रीडम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू के पेज नंबर 204 में भगत सिंह के साथ मुलाकात को याद करते हुए लिखा था कि भूख हड़ताल शुरू हुए 1 महीना हुआ था तो मैं लाहौर में था। मुझे जेल में कुछ कैदियों से मिलने की अनुमति दी गई और मैंने इसका लाभ उठाया। मैंने पहली बार भगत सिंह, जतिंद्र नाथ दास और कुछ अन्य लोगों को देखा। वे सभी बहुत कमज़ोर दिख रहे थे और बिस्तर पे थे। उनसे बात करना भी मुश्किल था। भगत सिंह का आकर्षक और बौद्धिक चेहरा था। वो शांत और गंभीर दिख रहे थे। मुझे उनके चेहरे पर लेश मात्र भी क्रोध नहीं दिखा था। वे बहुत ही सौम्य लगे रहे थे और शालीनता से बात कर रहे थे। लेकिन मैं यह सोच बैठा था कि जो 1 महीने से भूख हड़ताल पर बैठा हो वह तो आध्यात्मिक व्यक्ति जैसा दिखेगा। जतिन दास तो और भी सौम्य, कोमल और लड़कियों जैसा दिखा। हालांकि निरंतर भूख हड़ताल से वो बहुत कष्ट में था। ऐसा नहीं है कि इस मुलाकात का जिक्र केवल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में किया है, बल्कि यह खबर उस समय के अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून में छपी, जो उस वक्त लाहौर से प्रकाशित होता था। लाहौर नेहरू की मुलाकात का विवरण 9 अगस्त 1930 के ट्रिब्यून में भी छपा था और ट्रिब्यून की खबर का शीर्षक था, पंडित जवाहरलाल ने भूख हड़ताल करने वालों से बातचीत की। इसी मुलाकात में एक ऐसी चीज़ भी हुई जिसका जिक्र महत्वपूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। नेहरू जब भगत सिंह से मिलने जेल गए तब भगत सिंह भूख हड़ताल से दुबले हो चुके थे और हथकड़ियों में लिपटे हुए चारपाई पर बैठे हुए थे। तभी नेहरू ने चुपके से कान में भगत सिंह से कहा कि आएगा तो मोदी ही। अब आप क्रोधित होकर फिर से
मेरे इस ऐतिहासिक दावे का सोर्स मांगने लगेंगे तो मैं चुपचाप कमल छाप कहते हुए प्रधानमंत्री का एक पुराना चुनावी भाषण आपको सुना दूंगा। देश के लिए मर मिटने वाले, आजादी के जंग के अंदर जान खपाने वाले वीर शहीद भगत सिंह जब जेल में थे, मुकदमा चल रहा था, क्या कोई कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति शहीद वीर भगत सिंह को मिलने गया था? शहीद आजम भगत सिंह विट्टी चोखा की अदालत में हाजिर हो। भगत जी, मुझे पता है आप अपने आखिरी वक्त में भी किताब पढ़ रहे थे। जब आपको फांसी के लिए बुलाया गया तब आपने थोड़ा रुकने के लिए कहा ताकि आप लेनिन की किताब खत्म कर सके। मुझे पता है कि आपने अपने स्कूली दिनों में करीब 50 किताबें पढ़ी, कॉलेज के दिनों में करीब 200 किताबें और जेल में रहते हुए करीब 300 किताबें पढ़ी थी। लेकिन अफसोस कि इस देश के लोगों और राजनेताओं ने आपको सबसे कम पढ़ा और समझा है। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आपके नाम पर वोट मांगने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने आप पर एक भी किताब नहीं पढ़ी। अगर पढ़ी होती तो लिखा हुआ भाषण देखकर पढ़ने में भी आपसे जुड़ा गलत इतिहास इस देश के सामने पेश नहीं करते। मुझे पता है कि आप विचारों से असहमत होते हुए भी नेहरू को दूरदर्शी नेता मानते थे और कहते थे कि इस देश के युवाओं को क्रांति के लिए नेहरू के रास्ते पर चलना चाहिए। पर आपको यह सुनकर गहरा आघात पहुंचेगा कि इस देश की मौजूदा सत्ता नेहरू से नफरत करती है। आप यह सुनकर गुस्से में तमतमा जाएंगे कि आपकी ही तस्वीर बैकग्राउंड में लगाकर एक प्रख्यात नेता कहते हैं कि देश की खराब अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाई जानी चाहिए। कमाल है ना। आप ये सुनकर उस नेता को अपने लेख मैं नास्तिक क्यों हूं की एक कॉपी देने पहुंच जाएंगे जल्दी जल्दी। भगत जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अगर सुन सकते हैं तो ये भी सुनिए कि आप ये कभी नहीं चाहते थे कि देश की बागडोर गोरों के हाथ से निकलकर चंद भूरे राजनेताओं और उद्योगपतियों के हाथ में आ जाए, मगर आज जल जंगल से लेकर जमीन तक सब उन्हीं के हाथ में जा चुका है। शहीद आजम भगत सिंह हाजिर हो। आपको पता है कि आप यूथ आइकन के रूप में आज भी देखे जाते हैं, लेकिन ये सुनकर कि इस देश के युवाओं ने आपकी सबसे गलत छवि अपने जहन में उतार ली है, आप निराशा में अपने जेल की कोठरी के अंधकार में फर्श पर बैठ जाएंगे कि शाहीन बाग में निहत्थे लोगों पर फायरिंग करने वाला कपिल जब रिहा होता है तो ढोल नगारों के साथ उसका स्वागत किया जाता है। कपिल गुर्जर उस वक्त अपनी लाल टी शर्ट पर आपकी तस्वीर लगाए खड़ा था। मुझे पता है कि आप ऐसे लोगों के प्रेरणा स्रोत कभी कहलाना पसंद नहीं करेंगे जिन्हें ये पता ना हो कि आपने असेंबली में बम आतंक फैलाने के लिए नहीं फेंका था। भगत जी, क्या आपको पता है कि इस देश का सबसे बड़ा छलावा यह है कि ये देश चाहता तो है कि भगत सिंह पैदा हो, मगर अपने घर नहीं, पड़ोसी के घर। शहीद आजम भगत सिंह हाजिर हो। देखते रहिए विट्टी चोखा। बहुत बहुत शुक्रिया।